हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज के वीडियो में लेकर आया हूं पीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो सन 2000 में पूछे गए थे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद। रिटर्न टू नेचर मोमेंट किस एज से संबंधित है? द न्यू क्लासिकल एज, द रोमांटिक एज, द रेस्टोरेशन एज या नन ऑफ दीज। इंग्लिश पोएट्री में रोमांटिक एज को रिटर्न टू नेचर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें प्रकृति की ओर वापस लौटने की बात होती है। यह एक साहित्यिक और बौद्धिक आंदोलन थी और यह वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के लिरिकल बैलेड्स के 1798 में पब्लिश होने के साथ ही शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन। द वेस्टलैंड कब पब्लिश हुई थी? तो टी.एस. एलियट की यह सबसे फेमस पोएम है द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन 1922। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 5 सेक्शंस हैं। द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। इसमें कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि पहला सेक्शन क्या है या फिर लास्ट सेक्शन क्या है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला द बरियल ऑफ द डेड, सेकेंड अ गेम ऑफ चेस, थर्ड द फायर सरमन, फोर्थ डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ व्हाट द थंडर सेड। टी.एस. एलियट के इस एपिक पोएम में कुल 434 लाइनें हैं जो कि फ्री वर्स में लिखी गई हैं। 434 लाइन्स विच आर रिटेन इन फ्री वर्स। और यह कविता द वेस्टलैंड एजरा पाउंड को डेडिकेटेड थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। इसमें आपको बताना है टू बी और नॉट टू बी का अर्थ क्या है। एक्चुअली यह लाइन शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से ली गई है, एक्ट 3 सीन 1, जिसमें हैमलेट यह वाक्य बोलता है टू बी और नॉट टू बी, जिसका अर्थ है टू लीव और टू डाई, वह जिए या फिर अपने एग्जिस्टेंस को समाप्त कर ले। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, टू लीव और टू डाई। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द पोएम इनटाइटल्ड डोवर बीच? अर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। डोवर बीच के पोएट हैं अर्नोल्ड। यह कविता 1867 में पब्लिश हुई थी। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विथ बायरन, किट्स, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ या सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यह फ्रेज कोलरिज से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाई। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस किसने लिखी है? यह सोनेट वर्ड्सवर्थ की है, जिसमें वो मेटेरियलिस्टिक व्यूज ऑफ द पीपल के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु कॉल्ड सेली अ ब्यूटिफुल बट एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वायर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वैन। किसने शेली को कहा है ये लाइन? जॉन रस्किन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, टी.एस. एलियट ने या फिर टेनिसन ने? यह वाक्य मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेली को कही थी। अ ब्यूटिफुल बट एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वायर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वैन। क्वेश्चन नंबर 8, एडोनिस बाय शेली इज एन एलेजी ऑन। वर्ड्सवर्थ, बायरन, किट्स, कोलरिज। एडोनिस एक पास्टोरल एलेजी है जो किट्स की मृत्यु पर 1821 में लिखी गई थी। इसमें कुल 495 लाइन्स हैं और यह एलेजी 9 लाइन की 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी हुई है। 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा, ध्यान रखिएगा। हु एजर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो ये है टी.एस. एलियट, जिसने स्वयं को अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन कहा था। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुई थी? तो ये है 1798।
1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी जो वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के साथ मिलकर लिखी थी। यह कुल 23 पोएम्स का कलेक्शन है जिसमें वर्ड्सवर्थ के 19 पोएम्स और 4 कोलरिज के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहाइबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप? मुल्क राज आनंद, निसिम एजकिल, कमला दास, रॉबर्ट फ्रस्ट। कमला दास राइट्स अनइनहाइबिटेडली अबाउट हर सेक्सुअल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी? मिल्टन, शेली, टेनिसन, शेक्सपियर। नेगेटिव कैपेबिलिटी इस फ्रेज का प्रयोग रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के लिए किया था। अच्छा, कीट्स ने 1817 में अपने भाई को लिखे एक पत्र में नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र किया था शेक्सपियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, बाथशेबा इज द हीरोइन ऑफ? बाथशेबा किस नॉवेल की हीरोइन है? रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ डी अर्बरविल, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्योर। बाथशेबा थॉमस हार्डी की नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की हीरोइन है। यह नॉवेल 1874 में पब्लिश हुई थी। इस नॉवेल के बैकग्राउंड में हार्डी शहरों के कोलाहल से दूर ग्रामीण जीवन की पिक्चर को ड्रॉ किए हैं। इसमें बाथशेबा एक फार्म की मालकिन होती है जिसकी सेवा में गैब्रियल ओक होता है। इस नॉवेल के अंत में बाथशेबा की शादी गैब्रियल ओक से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया? एपिग्राम, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, नन ऑफ दीज। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी मरे हुए को, अनुपस्थित को या किसी मानवीकृत वस्तु या विचार को संबोधित की जाती है, तो वो है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एपोस्ट्रॉफी को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा लगा रहता है। जैसे देखिए, मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यहाँ पर मिल्टन को संबोधित करते हुए एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ओ लिबर्टी, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन दाई नेम। और इस लाइन में लिबर्टी को एड्रेस करते हुए कॉमा का प्रयोग हुआ है। यह एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स ब्रिंग्स आउट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड pinpointed by the majority of Dickens scholars? डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस की मास्टरपीस नॉवेल मानी जाती है। इसका ओरिजिनल नाम है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रूकरी। यह डिकेंस की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इस नॉवेल में डेविड कॉपरफील्ड के बचपन से लेकर मैच्योरिटी तक की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री? किट्स की पोएट्री पिक्टोरियल क्वालिटी लिए होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक 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 वाज रिटेन ऑन द डेथ ऑफ? ब्रेक 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 किसकी मृत्यु पर लिखी गई थी? टेनिसन के मित्र आर्थर हैलम की मृत्यु 1833 में हो गई। अपने मित्र की मृत्यु से उनको बहुत दुख हुआ। अपने इस दुख को टेनिसन ने एक लिरिक के माध्यम से व्यक्त किया। वह यही लिरिक थी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो संभवतः 1834 में लिखी गई थी लेकिन पब्लिश हुई 1842 में। क्वेश्चन नंबर 18, द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलेजी इज? अल्फ्रेड टेनिसन के फेमस एलेजी का नाम क्या है? लिसिडस, एडोनेस, एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड या इन मेमोरियम। देखिए, लिसिडास तो जॉन मिल्टन की एलेजी है, एडोनेस पीबी शेली की है, वहीं एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की पोएम है। इन मेमोरियम अल्फ्रेड टेनिसन की है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही है। कहा जाता है कि टेनिसन ने इस एलेजी को 17 ईयर्स में पूरा किया था। यह एलेजी भी उनके मित्र आर्थर हैलम की मृत्यु पर लिखी गई थी। जिस प्रकार टेनिसन ने ब्रेक 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 पोएम लिखी थी, उसी प्रकार हैलम की मृत्यु पर
इस एलिजी को भी लिखा था। हेलम की मृत्यु 1833 में 22 साल की उम्र में हुई थी। वास्तव में देखा जाए तो इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल है द वे ऑफ द सोल। याद रखिएगा, द वे ऑफ द सोल इसका ओरिजिनल टाइटल है। इस पोएम में कुल 133 कैंटोस है। कितने? 133 कैंटोस। इसमें प्रोलॉग एंड एपिलॉग भी शामिल है। यह 4 लाइन के स्टैंजा में लिखी पोएम है और इसकी राइम स्कीम ABBA है और मीटर आयम्बिक टेट्रामीटर है। आयम्बिक टेट्रामीटर। आइए बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। शेक्सपियर से सोनेट्स और इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर का सोनेट किस फॉर्म में लिखी गई है? शेक्सपियर ने 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट का प्रयोग किया है अपने सोनेट में। हर क्वाट्रेंस 4-4 लाइन की होती है और अंतिम के 2 लाइन्स कपलेट हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 10 पाउंड्स ... मनी। फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग द राइट आंसर। ब्लैंक स्पेस में कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित मेजरमेंट, अमाउंट या दूरी का सूचक हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 70 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ 70 माइल्स प्लूरल होते हुए भी एक निश्चित दूरी को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा। वैसे ही 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी होगा, क्योंकि 10 पाउंड्स एक निश्चित अमाउंट को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक। अर्नोल्ड को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे एज ए क्रिटिक के रूप में? तो रोमांटिक, मार्क्सिस्ट, एस्थेटिक या क्लासिसिस्ट। अर्नोल्ड रोमांटिक, मार्क्सिस्ट या एस्थेटिक तो थे नहीं, तो ये हो जाएगा क्लासिसिस्ट। एक क्रिटिक के रूप में अर्नोल्ड को क्लासिसिस्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर्स इन द पोएम लोटस ईटर्स, टीयर्स आइडल टीयर्स, यूलिसस या द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये लाइन यूलिसस से है। यूलिसस टेनिसन की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। यह पोएम 1833 में लिखी गई और 1842 में पब्लिश हुई थी। यह पोएम नॉलेज और एडवेंचर के प्रति पैशन को दिखाता है और साथ ही साथ यूलिसस और उसके साथियों के हीरोइक टेम्परामेंट को भी दिखाता है। और अंत में यूलिसस कहता है कि हमारे शरीर वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर पड़ गए हैं, मेड वीक बाय टाइम एंड फेट, बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। लेकिन हमारे पास शक्तिशाली इच्छा शक्ति है जिससे कि हम मुश्किलों के सामने समर्पण करने की अपेक्षा नए अनुभवों को प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 23। द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के प्रोटैगनिस्ट कौन है? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज थॉमस हार्डी की वेसेक्स उपन्यासों में से एक है जो 1886 में पब्लिश हुई थी। इसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इस नावल का मुख्य कैरेक्टर माइकल हैंसर्ड है जो एक हेट रेसर है और वह बहुत अधिक ड्रिंक करता है, शराब पीता है। वह अपनी पत्नी सुजैन को न्यूसन के हाथों नीलाम भी कर देता है, वो भी 5 गिन्नी में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। माइकल हैंसर्ड इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट द थंडर सेड इज ए सेक्शन ऑफ द पोएम। इसमें आपको यह बताना है कि व्हाट द थंडर सेड कौन से पोएम का सेक्शन है। व्हाट द थंडर सेड ये द वेस्टलैंड का सेक्शन है। द वेस्टलैंड के अदर सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है, द वेस्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 25। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच T.S. एलियट डिड नॉट राइट। कॉकटेल, फैमिली रियूनियन, मर्डर इन द कैथेड्रल, द एसेंट ऑफ F6। तो यहाँ पे कॉकटेल, फैमिली रियूनियन और मर्डर इन द कैथेड्रल ये तीनों ड्रामा T.S. एलियट ने लिखे हैं, जबकि द एसेंट ऑफ F6 W.H. ऑर्डिन की और क्रिस्टोफर इशरवुड की एक प्ले है
इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। विलियम फॉकनर के उपन्यास में यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न पार्ट के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वाज रिटन बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा कौन सा कलेक्शंस ऑफ पोएम्स लिखी गई है? समर इन कैलकाटा, गीतांजलि, लिव्स ऑफ ग्रॉस, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। समर इन कैलकाटा कमला दास की एक कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है जिसमें कुल 50 पोएम्स हैं और यह 1965 में पब्लिश हुई थी। गीतांजलि तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, वहीं लिव्स ऑफ ग्रास वाल्ट विटमैन की कलेक्शंस ऑफ पोएम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय। लोटस ईटर्स को किसने कंपोज किया है? पीबी शैली, अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या थॉमस हार्डी। द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड टेनिसन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1832। लेकिन 1842 में इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था। यह पोएम होमर के एपिक ओडिसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 29, टी.एस. एलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। टी.एस. एलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम यूएसए। टी.एस. एलियट का जन्म यूएसए में 26 सितंबर 1888 में हुआ था। बाद में ये इंग्लैंड माइग्रेट कर जाते हैं और इन 1927 ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 30, डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू। चार्ल्स डिकेंस की यह हिस्टोरिकल नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज की कहानी दो सिटीज की कहानी है, लंदन एंड पेरिस। इट डील्स विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। डिकेंस इस नॉवेल की शुरुआत इस लाइन से करते हैं कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स।